अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि सेकंड पार्ट है हम लोग का। तो फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया तो आप देख लीजिएगा ज़रूर। थर्ड पार्ट है मनोविज्ञान में परिप्रेक्ष्य। एक विषय के रूप में मनोविज्ञान अपेक्षाकृत नया है। लगभग 130 वर्ष पहले यह दर्शन जीव विज्ञान, चिकित्सा और जीवन के अन्य विज्ञान जैसे अन्य क्षेत्रों में मनुष्य और उनके बारे में व्यापक चर्चा से उभरा। जो हम लोग पता है कि जो साइकोलॉजी है वो फिलोसफी, जीव विज्ञान, चिकित्सा, ये सब के बारे में पहले मानव के व्यवहारों में चर्चा किया जाता था। अब ये एक अलग विषय बन चुका है मानव का जो भी है। इसमें आत्मा के बारे में प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों की चर्चा एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसे बाद में फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक रेने डेस्कार्टेस 1596-60-50 ने आगे बढ़ाया वहाँ तक आगे बढ़ाया। उन्होंने शरीर और मन के बीच के संबंध के बारे में चिंता करने वाले वैद्य और चिकित्सकों को बताया। हमारी आत्मा का निवास पीनियल ग्रंथि में है। इसके अलावा एक भौतिक विज्ञानी और चिकित्सक गुस्ताव फेचनर 1801 से 1887 ने मानवीय धारणा का अध्ययन करने के लिए कई प्रयोग किए। बाद में मानव श्रवण और दृश्य धारणा की जांच के लिए हर्मन वान हेल्मटोचो 1821-1894 द्वारा इसका विस्तार किया गया। एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट विलियम बुट 1832-1920 ने मानव मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने के प्रयास में 1879 में जर्मनी के लीप्जिग में पहली प्रयोगशाला की आरंभ की। उन्होंने इसे वस्तुनिष्ठ आत्म परीक्षण कहा। ऐसे कई महान विचारक और शोधकर्ता हुए जिन्होंने मानव व्यवहार को समझने के विभिन्न तरीकों में योगदान दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव व्यवहार का अध्ययन करने के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं और इन अलग अलग दृष्टिकोणों का संयोजन मनोविज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोण निर्मित है। मनोविज्ञान में प्रमुख परिप्रेक्ष्य पर इस प्रकार चर्चा की गई है: संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, प्रक्रियावाद, फंक्शनलिज्म, मनोगति, साइकोडायनेमिक, व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म, संज्ञात्मक, कोग्निटिव, मानवतावादी, ह्यूमनिस्टिक, विकासवादी, इवोल्यूशनरी, भारतीय परिप्रेक्ष्य, इंडियन पर्सपेक्टिव। संरचनावाद, मन की संरचना का अध्ययन। अब हम लोग टॉपिक में आ चुके हैं कि संरचनावाद क्या है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मन की संरचना का अध्ययन। मनोवैज्ञानिक के जनक के माने जाने वाले विलियम वुड्स 1832 से 1922 ने विलियम वुड्स ने वस्तुनिष्ठ आत्म परीक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से विचारों, एहसासों, भावनाओं और अनुभव का निष्पक्ष अवलोकन कर मन की संरचना को समझने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए वे अपने छात्रों के हाथ में चट्टान जैसी कोई वस्तु देते और उनसे अपनी मानसिक गतिविधियों का विस्तृत विवरण करने को कहते। इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों को पूरी तरह वस्तुनिष्ठ और अपनी मान्यताओं और मूल्यों से मुक्त रहने के लिए कहा जाता था। वुड ने एक छात्र एडवर्ड टीचनर 1867 से 1927 के कर्नल विश्वविद्यालय यूएसएफ में उनके विचारों पर आगे काम किया और इसे संरचनावाद का नाम दिया। वुड ने आत्मनिरीक्षण का वस्तुनिष्ठ उपयोग केवल भौतिक वस्तुओं के लिए ही किया था, पर टीचनर का मानना था कि इसका उपयोग संवेदनाओं के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वे अपने विद्यार्थियों से लाल रंग के बारे में सोचने और उन्होंने जो अनुभव किया उसे बताने के लिए कहा, जैसे कि लाल का अर्थ है क्रोध, गर्मी, फूल और लाल रंग के पक्षी हैं। हालांकि मानव मस्तिष्क का अध्ययन करने का यह दृष्टिकोण अपने प्रारंभिक वर्षों में बहुत लोकप्रिय हुआ, पर अन्य प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के अस्तित्व में आने के कारण 1900 के दशक में आरंभ यह अंततः समाप्त हो गया। अब तो जो हम लोग संरचनावाद था उसको समाप्त लिया। अब हम समझेंगे प्रक्रियावाद, मानव मन के कार्यों को समझना। विलियम जेम्स 1842 से लेकर 1910 प्रक्रियावाद नामक विचारधारा के क्या थे, वो संस्थापक थे। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फिजियोलॉजिस्ट और मनोविज्ञान की सबसे प्रभावशाली पुस्तक में से एक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक जेम्स का मानना था कि चेतना का वैज्ञानिक अध्ययन उपयोगी नहीं है।
इसके अलावा यह संभव भी नहीं है, क्योंकि चेतना एक बहती हुई नदी की तरह है जो हमेशा बदलती रहती है, और हम विचारों, भावनाओं या अन्य अनुभवों के आरंभिक या अंतिम बिंदु जो होती है को इंगित नहीं कर सकते। जीवन और पर्यावरण के प्रति अनुकूलता के बारे में उनके विचार चार्ल्स डार्विन के विचारों से प्रभावित थे। डार्विन के अनुसार जो प्रजातियां पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुकूल ढल सकती हैं, अंततः वही जीवित रहेंगी। अनुकूलन आमतौर पर शरीर विज्ञान में परिवर्तन के संदर्भ में होता है। जेम्स इस दृष्टिकोण को मानव व्यवहार तक विस्तारित करते हैं। उन्होंने व्यवहार को इसकी उपयोगिता न इसके उन कार्यों के संदर्भ में देखा जो जीवित रहने में सहायता करते हैं। ठीक है ना। इस दृष्टिकोण से उन्होंने व्यवहार की उपयोगिता और उनसे उन कार्यों के संदर्भ में देखा जो जीवित रहने में सहायता करते हैं। प्रक्रियावादी मुख्य रूप से अधिगम और समस्या समाधान जैसे व्यवहारों के क्षेत्र पर ध्यान देते हैं। प्रक्रियावाद अपनी स्थापना के बाद से ही संरचनावाद का विरोध करने लगा था, लेकिन मनोविज्ञान में आजकल प्रक्रियावाद संरचनावाद की तरह विचार की एक प्रासंगिक धारा नहीं है। हालांकि प्रक्रियावाद में उत्पन्न विचार विकासवादी मनोविज्ञानी और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान को अलग अलग क्षेत्रों के रूप में स्थापित करने में उपयोगी रहे। अब हम बात कर रहे हैं मनोगतिक परिप्रेक्ष्य, अचेतन मन का अध्ययन। चेतन अवचेतन मन होता है ना, तो अचेतन मन का अध्ययन इनको किसने किया था? तो सिगमंड फ्रायड 1856 से लेकर के 1939 में मानव मन, व्यवहार, व्यक्तित्व, उद्देश्य और भावनाओं का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान के सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक को विकसित किया। इस सिद्धांत को मनोगतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फ्रायड के अनुसार मानव व्यवहार का मूल कारण अचेतन मन की गहराई में छिपा होता है। फ्रायड एक प्रशिक्षित चिकित्सक और न्यूरोलॉजिस्ट थे जो तंत्रिका तंत्र के विकारों पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनके मरीजों में लकवा, अस्थायी अंधापन, हिस्टीरिया जैसे लक्षण सामने आते थे। एक चिकित्सक के रूप में उन्होंने इन विकारों के शारीरिक लक्षण की खोज की, लेकिन जब रोगी के शरीर या विज्ञान या तंत्रिका तंत्र में कुछ भी गलत नहीं मिला तो उन्हें आश्चर्य हुआ। इसलिए उन्होंने सोचा कि इस कारण रोगी के दिमाग के अंदर कोई विकार हो सकता है जो उसकी चेतना या दूसरे शब्दों में उसके अचेतन मन से छिपा हुआ है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि उनको किसी भी तरीके का मेडिकल जो था वो नहीं किया गया था, और फिर मतलब मेडिकल सब कुछ ठीक है, फिर भी वो बीमार थे। तो उनको लगा कि दिमाग से कुछ रिलेटेड इनके माइंड में कुछ हुआ होगा, तब ऐसा हो सकता है न्यूरॉन्स की कमी पे। जैसे एक बहुत सारी कहानियाँ ऐसे फेमस नहीं है साइकोलॉजी की कि एक इंसान को बोला जाता है कि तुमको हम लोग एनाकोंडा से कटवा करके मारने वाले हैं। उसकी आँख पे पट्टी दे दी जाती है और इसको एक सुई से मार करके, मतलब एक सुई दिया जाता है और बस वो डेड कर जाता है। फिर जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसके बॉडी से क्या निकलता है? एनाकोंडा का जहर निकलता है, जबकि उसको दिया भी नहीं गया था। तो वो सोच, साइकोलॉजी को ये कहा जाता है कि साइकोलॉजी का पावर था। तो इसी के बारे में वो बता रहे हैं। मतलब उनका कहने का तरीका इनडायरेक्ट है, बट वही है कि उसका मतलब उसको कुछ भी ऐसा बॉडी में हुआ नहीं था, फिर भी वो बीमार था। क्यों? उसके दिमाग में कुछ प्रॉब्लम था। जैसे कि लोगों को टेंशन की वजह से, हाइपर टेंशन कुछ भी की वजह से उनको पूरा बॉडी ठीक रहता है, लेकिन सिर्फ दिमाग से वो लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। ठीक है ना। तो वही है, आगे बढ़ते हैं। फ्रायड ने सम्मोहन का उपयोग करके इन स्थितियों को सुधारने का प्रयास किया। ठीक है। उन्होंने यह जीन चारकोट 1825 से 1800